हाँ, तो एक बार फिर से सभी बच्चों का द इंडियन क्लासेस एग्ज़ाम के मानसून में आप सभी का स्वागत है। और इस समय एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। सभी बच्चों के पास डिप्रेशन की कमी नहीं होगी, और डिप्रेशन तभी होगा जब आपके पढ़ाई में कुछ कमी होगी। तो उस कमी को दूर रखिए और पढ़ाई को अच्छे से करिए। तो आज का टॉपिक आपके लिए एक विशेष लेक्चर के साथ हम रखेंगे, और आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, केवल अगर उस चैप्टर को पढ़ लोगे तो आप पासिंग नंबर ला सकते हैं, और जिसका नाम है अर्धचालक युक्तियाँ, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें अर्धचालक, पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएन संधि डायोड, अर्धतरंगितकारी, पूर्णतरंगितकारी, पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएन, इस बेस से। और आपका उधर चल के क्या है, लॉजिक गेट। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं, तो आराम से पासिंग नंबर ला सकते हैं। इतनी, क्योंकि थ्योरेटिकल इस सब में से ज़्यादा पूछता है। तो देर न करते हुए हम अपने टॉपिक को एक जितना ज़्यादा से ज़्यादा तक कवर करना हो सके उतना हम कवर करेंगे। तो चलिए, इसमें सबसे पहला चीज़ होती है कि अर्धचालक के हम लोगों को पढ़ना क्या है। लेकिन हम पहले देखेंगे कि धातुओं में चालन जो चालकता हो कि वो किस आधार पर होती है। जानते हैं कि हमारे पास 3 तरह के पदार्थ होते हैं। जैसे एक होता है चालक, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उसको चालक कहते हैं। और एक होता है कुचालक, जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, कुचालक। और तीसरा होता है अर्धचालक, जिसमें धारा थोड़ा थोड़ा प्रवाहित होता है। जैसे इसके पहले हम लोग पदार्थ पढ़े थे कि एक पारदर्शी होता है, एक अपारदर्शी होता है, कि अल्प पारदर्शी होता है। तो पारदर्शी का मतलब एकदम सीधा आर पार दिखे, जिससे जैसे शीशा। अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार कुछ दिखे ही ना, जैसे दीवार हो गया। तो ये हमारा क्या है, अपारदर्शी है, जिससे हम इस पार से उस पार किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। इसके बाद होता है एक अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शी में क्या होता है, जैसे आपका एक कपड़ा ले लीजिए, अगर कपड़े से देखेंगे तो हल्का हल्का झिलझिलाहट टाइप का दिखता है, तो उसको हम कहते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत दिखता है, उसे कहते हैं हम क्या, अल्प पारदर्शी। उसी तरह उस पदार्थों के आधार पर, इनकी चालकता के आधार पर इनको कंडक्शन और क्या बोला जाता है, कंडक्टर और कंडक्शन। तो देखिएगा, इसमें चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो कुचालक जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, ये सब। और कुचालक जिसमें धारा का प्रवाह एकदम होबे नहीं करे, जैसे क्या होगा, लकड़ी हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, ठीक। और एक होता है अर्धचालक। तो अर्धचालक होता है जिसमें धारा थोड़ी थोड़ी प्रवाहित हो, अर्धचालक के कैटेगरी में आएगा। लेकिन इनकी कैटेगरियाँ को बांटा कैसे गया है, जैसे हम लोग क्या पढ़े हैं, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि जैसे कि अगर हम कोई भी पदार्थ बनता है तो उसमें असंख्य लेयर होते हैं, मतलब बहुत सारे लेयर होते हैं। और उसका बीच का क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जिसको हम नाभिक बोलते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह विभिन्न कक्षकों में क्या होते हैं, अपनी क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो उसी तरह अब क्या किया गया, अब इनको जब किसी तरह, तो अर्धचालक में क्या होता है, इसी तरह परमाणु हो गए, ठीक। बात करते हैं परमाणु की। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे अपनी अपनी कक्षाओं में क्या होंगे, घूमते रहते हैं। तो इसी तरह कोई भी पदार्थ बना, जैसे मान लेते हैं हमारा ये वाइट डिजिटल बोर्ड का एक पेन है, जिसको तरह लिखते हैं हम लोग, यूज करते हैं। ये जब भी बनाया गया तो इसमें विभिन्न प्रकार के लेयर होंगे। कोई भी पदार्थ, अगर पहाड़ी इलाकों पे आप घूमने जाते हैं तो जब पहाड़ों को देखते हैं तो उसमें भी लकीरें होती, लेयर लेयर बना होता है। तो यानी विभिन्न स्तरों से मिलके क्या होता है, वह कोई भी पदार्थ बना होता है। और हर पदार्थ की अपनी अपनी ऊर्जा होती है। तो उसी तरह जब इनको बांटा गया, तो किसी पदार्थ की बात करें तो इसमें क्या था, इनके अंदर जब देखा गया तो ये 3 प्रकार के लेयर पाए गए। इनको बोला जाता है कंडक्शन बैंड, यानी चालन बैंड। और इसको बोला गया वर्जित ऊर्जा अंतराल।
इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप एनर्जी, फॉरबिडन गैप एनर्जी यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल। और इसको बोला गया क्या, संयोजी बैंड। इसको क्या बोलते हैं, संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। इसको कहते हैं क्या, चालन बैंड। और ये हो गया वर्जित अंतराल का। इन्हीं ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतरालों के बेस पर हम किसी भी धातु को चालक, अचालक और अर्धचालक की श्रेणी में रखेंगे। और उनकी श्रेणियां कैसे निर्भर करती हैं, इसके लिए देखिएगा ध्यान से। हम जानते हैं कि जो ये देखिएगा, ये जो चालन होता है, जो चालक होता है, जो चालक होता है, उसमें जो वर्जित ऊर्जा अंतराल की जो गैपिंग, एक गैपिंग होती है, वह क्या होता है, एकदम एक दूसरे को ओवरलैप होते हैं। यानी ये वाला पोर्शन जो होता है वह दोनों में मिलता है, ये वाला पोर्शन दोनों में हो जाता है। और ये कौन सा है, संयोजी बैंड है, और ये क्या है, चालन बैंड। जब जी चालन बैंड पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, जबकि संयोजी बैंड क्या होता है, पूर्णतः खाली होता है। जो चालन बैंड होता है वह इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरा होता है, जबकि जो संयोजी बैंड होता है वह पूर्णतः खाली होता है। अगर इस चालन बैंड से इलेक्ट्रॉन जब संयोजी बैंड में जाता है तभी जाके उस धातु में धारा का प्रवाह होता है। जब तक इस चालन बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में नहीं पहुंचेगा तब तक उसमें धातु में धारा का प्रवाह नहीं होता है। और चालक होने के तात्पर्य होता है कि ये दोनों क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये आपका चालन एक संयोजी, बीच में वर्जित अंतराल, ऊर्जा अंतराल है, तो इन दोनों क्या होते हैं, एकदम ओवरलैप होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इस संयोजी बैंड यानी चालन बैंड से इलेक्ट्रॉनों को संयोजी बैंड में जाने के लिए बहुत ही कम प्रयास, यानी तुरंत वो उसी में, तो मान लीजिए एक तरह से क्या करें, एक दूसरे को क्या ओवरलैप है तो सभी इलेक्ट्रॉन संयोजीय बैंड में ले हो सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, चालक, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को आसानी से क्या करता है, फ्लो कर लेता है। और जब हम कुचालक पढ़ते हैं तो ये संयोजी बैंड, और देखिएगा ये वाला जो बैंड था, ये जो, तो ये जो कुचालक के लिए ये जो ऊर्जा अंतराल होता है वह बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई कुचालक पदार्थ है तो उनपे जो ऊर्जा अंतराल होती है उनकी गैपिंग बहुत ज़्यादा होती है। गैपिंग ज़्यादा होने के कारण इस चालन बैंड से इलेक्ट्रॉन कोई भी संयोजी बैंड में नहीं पहुंच पाता, जिस कारण उस धातु में किसी भी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होती है। और किसी भी धातु में धारा का प्रवाह होने के लिए चालन बैंड से इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड में जाना जरूरी होता है। लेकिन एक कुचालकों में इन बैंडों के बीच की दूरी इतना हो जाती है, लगभग में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ऊर्जा अंतराल होती है। इतना गैपिंग होने के कारण इसमें से चालन बैंड में से कोई इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में नहीं पहुंच पाता और उस धातु में किसी भी प्रकार की धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह किस तरह व्यवहार करने लगता है, कुचालक की तरह। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं अर्धचालक की बात करते हैं, तो अर्धचालक में जो देखिएगा संयोजी बैंड वाला हो जो होता है पोर्शन न ज़्यादा दूर होता है न ज़्यादा पास होता है। ठीक, ये लगभग इनमें जो ऊर्जा अंतराल होता है वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग बराबर होती है, 1.1 ऊर्जा अंतराल। तो यानी इतना थोड़ी गैपिंग होने के कारण जब इनमें वोल्टता को जब बढ़ाते हैं तो इनमें जो एक चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन हैं, जब इनकी ऊर्जा थोड़ा अधिक होती है तुरंत ये डाकर किस में चले जाते हैं, संयोजी बैंड में। जैसे ही संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो उस पदार्थ में क्या होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। तो यानी इनकी जो धारा प्रवाहित होने के लिए इनमें देते रहिए, धारा देते रहिए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी तुरंत वो डाक के कहाँ चला जाएगा, संयोजी बैंड में, और जैसे ही डाक के जाएगा तुरंत उस धातु में धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें लगातार ना होकर, कंटिन्यूअस ना होकर कभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डाक के जैसे धारा देते रहिए, कभी एक समय आएगा कि उनके पास इतनी ऊर्जा हो जाएगी तुरंत वो डाक के चले जाएंगे कहाँ, संयोजी बैंड में। तो उस धातु में थोड़ी क्षीण धारा के रूप में धारा का प्रवाह होता है, उसी को हम लोग कहते हैं अर्धचालक, जिसमें धारा क्या हो, थोड़ी थोड़ी क्या हो, प्रवाहित हो, जिसे हम कहते हैं अर्धचालक।
तो हमें चालक कुचालक और अर्धचालक की बात हमने कंप्लीट कर लिया है, और हमें अब पूरी कहानी, पूरी चैप्टर केवल अर्धचालक के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़नी है? अर्धचालक के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए पूरा कंप्लीट करते हैं अपने कोर्स को। देखिएगा, अर्धचालकों में जो वैद्युत चालन होता है, पहले अर्धचालक तो दो कैटेगरी के होते हैं। तो पहला होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? शुद्ध अथवा निज अर्धचालक। शुद्ध अथवा निर्ज अर्धचालक। शुद्ध या निज अर्धचालक कहते हैं। देखिए ये जो होते हैं अर्धचालक होते हैं, वह आवर्त सारणी के चौथे समूह में पाए जाते हैं, और इनके जो बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनकी संयोजकता भी क्या होती है? 4 होती है। तो जो शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अपनी स्वाभाविक अवस्था में शुद्ध अर्धचालक या निर्ज अर्धचालक कहलाते हैं। अगर कोई कह दे कि शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, तो सीधे बोल दीजिएगा कि शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अपनी स्वाभाविक अवस्था में शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। अब जैसे ही उसमें अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक, अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक क्या होता है? अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक वे अर्धचालक कहलाते हैं जिनमें हम कुछ थोड़ी मात्रा में क्या मिला दें? अशुद्धि। और ये अशुद्धि मिलाते क्यों हैं? क्योंकि देखिएगा, ये जो शुद्ध जर्मेनियम होता है वह बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो चारों इलेक्ट्रॉन बंद बनाकर एक अपने को स्टेबल हो जाते हैं, और उसमें किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और किसी भी धातु में धारा प्रवाह होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉनों का होना अति आवश्यक है। तो जब शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन होते हैं तो इनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनकी संयोजकता पूर्ण रूप से बढ़ जाती है, जिसके कारण ये क्या होते हैं? संयोजक बंध बनाकर स्टेबल हो जाते हैं। जब स्टेबल हो जाते हैं तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी हो जाती है, और ये क्या कहलाता है? इसीलिए इसको क्षीण धारा भी बहती है, और इसमें बहुत कम धारा का प्रवाह भी होता है, और उनको धारा का प्रवाह बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं? अशुद्धि के रूप में कुछ मिलाते हैं, और जैसे ये अशुद्धि मिलाते हैं उनकी चालकता को बढ़ाने के लिए करते हैं। अगर कोई पूछ दे कि भैया शुद्ध जर्मेनियम में अशुद्धि हम क्यों मिलाते हैं, तो सीधी सी बात कहिएगा, उनकी चालकता को बढ़ाने के लिए। अब उनकी चालकता बढ़ेगी कैसे? इसके लिए हम आगे आपको बताते हैं कि उनकी चालकता कैसे बढ़ेगी, जिसके कारण उनको क्या कहा जाएगा? एन प्रकार का। तो अशुद्ध चालक में हम किसी भी जैसे आर्सेनिक या एल्युमिनियम मिला दें, चाहे आर्सेनिक मिला दें चाहे एल्युमिनियम मिला दें, तो आर्सेनिक और एल्युमिनियम से मिले हुए पदार्थ को हम क्या कहेंगे? अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक। और जैसे ही अशुद्धि हम मिलाते हैं तो हम उसमें 2 प्रकार के अशुद्धि मिलाते हैं। एक 5 संयोजकता वाला मिलाते हैं, और एक 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिलाते हैं। तो अगर 5 संयोजकता वाला कोई शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में जब हम 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिलाते हैं तो जो प्राप्त क्रिस्टल होता है वह एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त होता है। अगर 3 संयोजकता वाला अगर कोई अपद्रव्य मिलाते हैं तो जो क्रिस्टल प्राप्त होता है वह पी टाइप का क्रिस्टल तैयार होता है। यानी अगर इनको चालकता को बढ़ाने के लिए हम 2 कैटेगरी में इनको मिला सकते हैं। कौन कौन? ठीक, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, अर्धचालक की चालकता देखिए 2 प्रकार के मिलाते हैं। जैसे अब अगर एन टाइप का क्रिस्टल प्राप्त करना है तो क्या करेंगे? शुद्ध, इसको परिभाषित अगर करना हो तो कैसे करेंगे? जब शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में हम 5 संयोजकता वाला कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो प्राप्त क्रिस्टल एन टाइप का क्रिस्टल प्राप्त होता है, या दाता प्रकार का क्रिस्टल प्राप्त होता है। अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? जब हम किसी शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में जब कोई 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हैं तो प्राप्त क्रिस्टल एन टाइप का क्रिस्टल प्राप्त होता है, या दाता प्रकार का क्रिस्टल प्राप्त होता है। तो जानते हैं कि ये जैसे क्या होता है, जब 5 संयोजकता वाले यानी क्या होगा? जिनके बाह्यतम कोश में क्या होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन, तो उनकी संयोजकता क्या हो गई?
5, जैसे क्या होगा आर्सेनिक, फास्फोरस और एंटीमनी। आर्सेनिक, फास्फोरस तथा एंटीमनी जब हम किसी शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में अगर ये 5 संयोजकता वाला अगर अशुद्धि हम उसमें मिला दें तो जो प्राप्त क्रिस्टल होगा वह एन टाइप का क्रिस्टल प्राप्त होगा या दाता प्रकार का क्रिस्टल प्राप्त होता है। ठीक, तो देखिएगा इसको, अगर हम मान लें 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिला रहे हैं, 5 संयोजकता वाला, ठीक, 5 संयोजकता वाला अगर हम मिला दे रहे हैं, ठीक, 5 संयोजकता वाला हम कोई अपद्रव्य मिला रहे हैं, ठीक, मिला दिए, ठीक, 5 संयोजकता वाला जब अपद्रव्य मिला दे रहे हैं तो अब इसकी किस में मिला रहे हैं हम, 5 संयोजकता वाला, चाहे तो ये आर्सेनिक हो सकता है, चाहे फास्फोरस हो सकता है, चाहे एंटीमनी हो सकता है, Sb। तो जब इनको हम इसमें मिला दें, किसमें, शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में, तो शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में जिसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो मान लेते हैं इधर जर्मेनियम, इधर जर्मेनियम, इधर जर्मेनियम, इधर जर्मेनियम, और इनके बाह्यतम कोश में हम लोग जानते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने भी क्या होंगे जर्मेनियम धातु होंगे उनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, ठीक, इसको भी 4। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि 5 संयोजकता वाला द्रव्य मिला रहे हैं। तो ए वाला इससे इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन के इसे साझा कर लेगा, ए वाला इलेक्ट्रॉन इसे साझा कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसमें साझा कर लेगा, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से इसमें क्या होगा, घूमने के लिए क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अगर हम 5 संयोजकता वाला द्रव्य इसमें मिला दें तो सब क्या होगा, ये सब जाके क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे, लेकिन इसमें जो 5वां इसका इलेक्ट्रॉन होगा अशुद्धि का, वह क्या करेगा, किसी से साझा नहीं बना पाएगा, तो इसलिए उसमें धातु में क्या हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए फ्री हो जाएगा। और अब ये क्या करेगा, उस धातु में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए फ्री हो गया। और जितने ज़्यादा हमने कहा था अगर किसी धातु में जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वह उतना ही अच्छा चालक माना जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं चांदी सबसे ज़्यादा अच्छा चालक होता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज़्यादा होते हैं अन्य पदार्थों की अपेक्षा, अन्य धातुओं की अपेक्षा। तो जितने ज़्यादा किसी धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वह उतना अच्छा चालक माना जाएगा। अच्छा, तो ये देखिएगा, अब ये मान लीजिए फ्री हो गया, अब ये फ्री होगा, ठीक, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, दाता इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आगे चलते हैं, जैसे कि अब ये क्या करेगा, अब किसी भी पदार्थ में ऐसे अपद्रव्य मिलाएंगे, जितना ज़्यादा अपद्रव्य मिलाएंगे उतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतना वो ज़्यादा क्या करेगा, वो धारा का प्रवाह करेगा। तो इसी तरह उस धातु में ऐसे क्या होंगे, असंख्य इलेक्ट्रॉन होंगे, असंख्य इलेक्ट्रॉनों मिलकर उस चालक को क्या बना देंगे, अच्छा चालक बना देंगे। ठीक, अगर हमें इसी तरह पी टाइप का प्राप्त करना है क्रिस्टल, तो हम क्या करेंगे, पी टाइप क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए हम 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाएंगे। जब हम जब शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में अशुद्धि के रूप में 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिलाते हैं तो प्राप्त क्रिस्टल पी टाइप का क्रिस्टल या ग्राही प्रकार का क्रिस्टल प्राप्त होता है। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं ये क्या हो गया आपका 3 संयोजकता वाला कोई क्या है, अपद्रव्य है, और इसको हमने कहाँ मिलाया, शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में। तो इसकी संयोजकता कुछ भी मिला सकते हैं, एंटीमनी, फास्फोरस हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिनके बाह्यतम कोश में क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर उनको मिलाया जाता है किसमें, शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में। तो इसके चारों तरफ क्या है, जर्मेनियम है, और जर्मेनियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये आवर्त सारणी के क्या है, चौथे समूह में है। ठीक, और इसके पास कई इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 3 संयोजकता वाला है, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या करेगा,
ए इससे साझा कर लिया, ए वाला इससे साझा कर लिया, ए वाला इससे साझा कर लिया, लेकिन यहाँ पर ए वाला साझा नहीं कर पाया, यहाँ पर एक क्या हो गया, होल हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं होल। ठीक, अब इसमें क्या करेगा, एक होल हो गया, अब उस होल को भरने के लिए कोई अन्य इलेक्ट्रॉन आकर उसकी रिक्तता को भरेगा। तो अब जैसे ही वो होल को अगला इलेक्ट्रॉन आके भरेगा तो जहाँ से वो आया है वहाँ पर एक होल उत्पन्न हो जाएगा, फिर उसी तरह उसका पिछला इलेक्ट्रॉन आकर उस होल को भरेगा, और उस होल को भरने के लिए वो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसकी जगह एक रिक्तता हो जाएगी। और इसी तरह होल की एक कंटिन्यू क्या होने लगती है, प्रवाह होने लगती है। तो होल के प्रवाह से जो धारा बहती है उसे होल धारा कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से जो धारा बहती है उसे इलेक्ट्रॉन धारा कहते हैं। ये होती है। इसमें अगर कभी कभी पूछता है होल की अभिधारणा, होल की अभिधारणा, तो होल की अभिधारणा यही है कि जब किसी पदार्थ में होल के कारण धारा बहती है, जैसे किसी अगर इसकी देख लिया जाए बात, तो इसमें एक क्या हो गया, रिक्तता हो गया, होल हो गया, और जिसको हमेशा होल को धनायन मानते हैं और इलेक्ट्रॉन को ऋणायन मानते हैं। तो ये तीनों क्या किए, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिए, लेकिन ये जो चौथा इसका इलेक्ट्रॉन है, जर्मेनियम का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, उससे वो साझा नहीं कर पाता, उसकी जगह एक होल खाली हो जाता है। और जैसे होल खाली होता है तो अन्य इलेक्ट्रॉन आकर उसको होल को क्या करता है, भरता है, तो जहाँ से वो आता है फिर वहाँ से एक होल की रिक्तता हो जाती है। तो उसी तरह क्या करती है, होल की एक कंटिन्यू गति होने लगती है। जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर कंटिन्यू गति हो जाएगी तो उसमें क्या होने लगेगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसी तरह हम लोग पी टाइप और एन टाइप, अगर हमें एन टाइप का प्राप्त करना है तो 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिला देंगे तो प्राप्त क्रिस्टल एन टाइप का या दाता क्रिस्टल प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें पी टाइप का क्रिस्टल प्राप्त करना है तो हम शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में हम 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य जैसे एल्युमिनियम, फास्फोरस और आर्सेनिक को मिला देंगे, तो जो प्राप्त क्रिस्टल होगा वह पी टाइप का क्रिस्टल या ग्राही प्रकार का क्रिस्टल प्राप्त हो जाएगा। अब हम पी और एन टाइप के क्रिस्टलों को जोड़कर एक हम पी एन संधि बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं इसमें। चलिए पी एन संधि क्या होता है, ध्यान से बात को सुनिएगा। पी एन संधि क्या होता है, देखिए, हम जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को और एन प्रकार के अर्धचालक को इस प्रकार जोड़े कि वह संधि तल पर एक दूसरे से क्या हो जाए, अच्छे से मिल जाए, तो इस प्रकार को हम लोग बोलते हैं, इस संधि तल को ही बोलते हैं क्या, पी एन संधि तल। देखिएगा इधर क्या है, पी है और इधर क्या है, एन है। जब पी प्रकार और एन प्रकार को क्रिस्टलों को आपस में जोड़ा जाता है तो उनका आधार एक अच्छे से मिल जाए, तो जहाँ मिला होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पी एन संधि तल या पी एन संधि। जब पी एन संधि तल बनाया जाता है तो पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालकों को एक अच्छी तरह क्या करते हैं, आधार को जोड़ कर बनाया जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, पी एन संधि तल। अब पी एन संधि तल में देखिएगा, पी एन संधि तल हो गया, ठीक। जब पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालकों को इस प्रकार जोड़ा जाएगा कि उनका जो संपर्क तल हो अच्छे से क्या हो जाए, मिल जाए, इस प्रकार के संधि तल को हम लोग पी एन संधि तल बोलते हैं, ठीक। अब पी एन संधि तल में हम धारा का प्रवाह करेंगे, तो अगर मान लीजिए कि धारा का प्रवाह हम करते हैं तो इसमें 2 प्रकार के, यानी जब बाह्य बल की उपस्थिति में इसमें कोई प्रवाह नहीं होता धारा, लेकिन जैसे इसमें बैटरी से जोड़ा जाता है तो 2 प्रकार के धारा प्रवाहित है। जैसे होता है एक अग्र अभिनत और दूसरा होता है क्या, उत्क्रम अभिनत, उत्क्रम अभिनत, ठीक। अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत। अग्र अभिनत क्या होता है, उत्क्रम अभिनत, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि पूरी कहानी इसी पे डिपेंड है। तो अग्र अभिनत क्या होता है, पश्च अभिनत क्या होता है। देखिए अग्र अभिनत, पहली बात करते हैं अग्र अभिनत की। जब हम बैटरी के पी क्षेत्र को, यानी जब हम पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जब जोड़ा जाता है
तो इसमें क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं अग्र अभिनत। कैसे अग्र अभिनत होता है, हम लोग जानते हैं पी क्षेत्र में क्या होते हैं, कोटर होते हैं। अब कोटरों को ऐसे दिखाइएगा खाली खाली, और इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इलेक्ट्रॉनों को पूर्णतः भरा दिखाइएगा। ठीक, अब कैसे होता है अग्र अभिनत, अब देखिएगा हम पहले बात करते हैं अब अग्र अभिनत, यानी इसमें पीएन संधि तल में अगर धारा का प्रवाह करेंगे तो इसमें बाय बैटरी के अनुपस्थिति में कोई धारा प्रवाहित नहीं होता, लेकिन जैसे इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो इसमें धारा का प्रवाह आता है। और बैटरी को दो तरीके से जोड़ा जाता है, एक अग्र अभिनत में, एक उत्क्रम अभिनत में। अग्र अभिनत में जब बैटरी के पी क्षेत्र को, यानी इस पीएन संधि के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से तथा यन क्षेत्र के बैटरी को ऋण सिरे से जब जोड़ते हैं तो इस अभिनति को हम लोग कहते हैं अग्र अभिनति। अग्र अभिनति में देखिएगा हम जानते हैं कोटर धनायन होते हैं, ये धनायन, और धनायन क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये क्या करेगा, धनायन इस वाले एक कोटरों को क्या करेगा, उधर ढकेलेगा क्योंकि प्रतिकर्षित करेगा, और ये ऋण आयन है तो ये इलेक्ट्रॉन भी ऋण आयन है, ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। ये दोनों क्या करेंगे, संधि तल की ओर बढ़ेंगे, और संधि तल की ओर बढ़ते हैं तो इस तरह में संधि तल पे प्रवाहित होने पर इनमें धारा का प्रवाह होने लगता है। लेकिन कुछ कहानियाँ इसमें होती हैं, अगर मान लीजिए संधि तल पे जब जाते हैं तो अधिकांश इलेक्ट्रॉन कोटर एक दूसरे को पार कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन और कोटर एक दूसरे से मिलता है, क्योंकि सीधे सीधे तो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन कोटर, और मान लीजिए अगर दोनों सीध में आ रहे हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे, और प्लस और माइनस होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। और जैसे उदासीन करेंगे तुरंत वहाँ पर देखिएगा, जैसे ही हमेशा ये क्रिया होती रहेगी, एक दूसरे से टकराते रहेंगे और उदासीन होते रहें, तो जब एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, तो इनका एक अवशेष जमा होने लगता है। धीरे धीरे उस अवशेष की मोटाई क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। एक समय ऐसा आ जाता है कि ये दोनों की मोटाई इतनी बढ़ जाती है, इसकी एक मोटाई इतनी बढ़ जाती है कि ये न तो इस इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन को इधर जाने देता है, न ये कोटर को जाने देता है। तो इसमें धारा का तो प्रवाह बंद हो गया। लेकिन अगर उसमें धारा का प्रवाह करना है तो क्या करेंगे, उसकी बोल्टता को, यहाँ से इसकी बोल्टता को बढ़ा के इन इलेक्ट्रॉनों को और ऊर्जा देंगे, इतनी ऊर्जा देंगे कि ये जो लेयर बना है उसको तोड़ के फिर क्या करें, इस संधि को क्रॉस कर जाएं। लेकिन ये क्रिया कुछ समय तक होगी, फिर एक दूसरे को उदासीन करेंगे, फिर लेयर और मोटा हो जाएगा, जिसके कारण अवच्छेद परत की मोटाई और मोटी हो जाएगी, और उतने वोल्टता से फिर उनके पास इतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी इलेक्ट्रॉनों की कि वो लेयर को तोड़ सके। और ये जो लेयर होता है एक तरह से हम लोग समझते हैं, जैसे कि हम लोग एक कार्बन का नाम सुने होंगे, कार्बन, जैसे कि बैटरी वैटरी लगाते हैं कार्बन आ जाता है, या हम लोग मोबाइल का जो बैटरी होती है कभी उसमें भी क्या होता है, कार्बन आ जाता है, तो लोग क्या करते हैं, उसको निकाल के उसमें ब्लेड से खुरच कर जो से करके फिर उसमें लगाते हैं, तो धारा का प्रवाह क्या कर देता है, सुगमता से प्रवाहित होने लगता है। सेम वही चीज़ है यहाँ पर। जब ये क्या अवक्षय परत एक प्रकार का कार्बन का काम करता है, तो जैसे कार्बन यानी कि मोटाई बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कर देता है, रोक देता है, जिसके कारण हमारी धारा को भी क्षय होता है और हमें सुगमता से धारा प्राप्त भी नहीं होता। यहाँ से तो वोल्टेज तो हम मजे के दे रहे हैं, लेकिन क्या कर रहा है, क्षय परत इलेक्ट्रॉनों को जाने ही नहीं दे रहा है, तो यहाँ से हमारी धारा तो ख़त्म हो रही है, लेकिन वहाँ से हमको धारा अच्छे से मिलती नहीं है। तो क्या करते हैं लोग, बैटरी को फिर बढ़िया से छोड़ा उड़ा के तो फिर उसमें जोड़ते हैं, तब धारा से फिर अच्छे से मिलने लगती हैं। लेकिन कभी कभी होता है, जब देखेंगे ना, जब समान जाति को तार को जोड़ेंगे तो उतना लेयर तैयार नहीं होगा। लेकिन अगर एल्युमिनियम है, जैसे विजातीय तार का मतलब एक एल्युमिनियम है तो एक को तांबा से जोड़ दीजिए, तो वहाँ पर जब उनका जोड़ रहेगा तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और क्या होंगे, कोटर हो गए, जल्दी 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 क्या करेंगे, टकराते रहेंगे, और वहाँ पर लेयर की मात्रा क्या होगी, बढ़ती रहेगी, और इसीलिए वो अच्छा माना नहीं जाता है। अगर आप जोड़िएगा तो सेम तारों को जब जोड़ेंगे आपस में, तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन और कोटरों का संयोग होता है बहुत कम होता है, और उसमें कार्बन की जमने की मात्रा की भी कमी हो जाती है। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे जो धारा का प्रवाह अच्छे से बना रहता है। ठीक है, आगे जमा होने के कारण देखिएगा, कोटर इधर धनायन अपने से इधर जमा हो जाते हैं, और इधर ऋणावेश इधर जमा हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक क्षीण विभवांतर हो गया। अब लेयरों पर जमा होने पर एक कोटर इधर इकट्ठा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन
अरे इधर इकट्ठा हो जाते हैं, तो यहाँ पर धन और आवेश होने के कारण क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, जब बैटरी में दोनों टर्मिनल क्या करते हैं, विभवांतर उत्पन्न करते हैं। तो जैसे दोनों लेयरों पर इधर धन हो गया, इधर ऋण हो गया, तो दोनों आवेश का क्या हो गया, अंतर हो गया। तो अंतर हो गया तो हम आवेशों को अंतर को क्या, यानी विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक विभवांतर उत्पन्न हो गया, और इसी विभवांतर हम लोग को प्राचीर विभव या संस्तभ विभव और संपर्क विभव भी कहते हैं। तो ये जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है उसे प्राचीर विभव या संपर्क विभव या और क्या कह सकते हैं, जैसे हम लोग क्या कहेंगे, ये जो विभवांतर उत्पन्न हो गया इसको क्या कहते हैं, विभव प्राचीर या संपर्क विभव, और या उसको कुछ और कह सकते हैं, याद नहीं है। तो इन तीन बातें को समझ में आ गई बातें कि धारा का प्रवाह कैसे होता है। ये तो अग्र अभिनत की बात हो गई है। अगर उत्क्रम अभिनत में देखा जाए तब, अगर हम उत्क्रम अभिनत की बात करेगा तो उत्क्रम अभिनत तब होगा जब हम पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से तथा यन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देंगे, तो इस अभिनति को हम लोग कहते हैं पश्च अभिनति। क्योंकि देखिएगा इसमें क्या होते हैं, कोटर होते हैं, ठीक, इसमें कोटर होते हैं और इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो अब ये क्या करता है, हम जानते हैं कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, तो इसमें कोटर धनावेश है और इसका सिरा ऋणावेश है, तो ये क्या करेगा, कोटरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और वो जो उधर धन आयन है तो इन ऋण आयनों को उधर आकर्षित कर लेगा। तो ये क्या करेंगे, दोनों ऋण और धन आवेश यानी जो कोटर और इलेक्ट्रॉन है दोनों के एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है, और ये तब तक धारा नहीं पाई जब तक ये संधि से प्राप्त क्रॉस नहीं करेंगे, तब तक उस परिपथ में या उस धातु में धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो यह करता है कि जो उत्क्रम अभिनत होता है उस अभिनति में हमें किसी भी प्रकार की धारा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो हम आज जान गए कि पीएन संधि क्या होता है, पीएन संधि कैसे बनाया जाता है, जब पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालकों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि उनका संपर्क तल अच्छे से मिल जाए, तो इस प्रकार के संधि को पीएन संधि तल कहते हैं। जब पीएन संधि में अगर धारा का प्रभाव पीछेगा तो हम कहते हैं बैटरी के उपस्थिति में इसमें किसी भी प्रकार की धारा नहीं बहती है, लेकिन जैसे इसकी बैटरी से जोड़ा जाता है तो दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, एक अग्र अभिनत में, एक पश्च अभिनत में। अग्र अभिनत में क्या होता है, जब बैटरी के पी क्षेत्र को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा यन क्षेत्र को बैटरी से ऋण टर्मिनल से, तो इस प्रकार की अभिनति को अग्र अभिनति कहते हैं। जब पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से, तो इस प्रकार की अभिनति को हम लोग कहते हैं पश्च अभिनति। पश्च अभिनति में किसी भी प्रकार की धारा नहीं बहती, जबकि इसमें धारा का प्रवाह होता है। आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। इसके आगे एक नेक्स्ट वीडियो को लाएंगे जो जल्द ही लाएंगे, और उसको अच्छे से आप तैयार करिएगा और इसको विशेष तरीके से तैयार करिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपका सेकेंड बुक होता है उसमें अक्सर ज़्यादा थियरी पूछता है। 75 से 80 के लगभग आपका क्या पूछता है, थियरी। लेकिन अगर फर्स्ट बुक को पढ़िएगा तो उसमें यही उल्टा हो जाता है, लगभग 70% आपका न्यूमेरिकल होगा और 30% आपका थियरी होगा फर्स्ट बुक में। लेकिन सेकेंड वाले बुक में अगर 75% क्या होता है, थियरिटिकल होता है और 25% न्यूमेरिकल होता है। तो आप विशेष तरीके सेकेंड वाले बुक में आपको थियरी पे ध्यान देना है। तब तक के लिए सभी को अलविदा, फिर मिलेंगे एक नए जोश नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट।